हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के इस यूट्यूब परिवार में। देखिए, आज का वीडियो यदि आप बिहार पुलिस की बहाली जो 2023 में आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो 21,397 पदों पर आई हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के जो अब तक 27 एग्जाम हुए हैं, 27 परीक्षाओं के पेपर के सभी मैथ क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सभी को हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे और उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपने आज तक कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा है तब भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, और यदि एग्जाम में इसके आसपास किसी भी तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपने आज तक गणित पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रतिशत और लाभ हानि के जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उससे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे इस सीरीज को हम लोग पूरे गणित के सभी टॉपिक को कवर कर देंगे, और धीरे धीरे फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में भी घुसेंगे। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम लोग गरीबों वाले डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रति सौ। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सौ, अर्थात कोई भी चीज़ 100 में कितना है। प्रतिशत का सामान्य अर्थ बस इतना ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, अर्थात प्राप्त अंक डिवाइड बाय कुल अंक मल्टीप्लाई 100। ये हम लोग अंक के परिदृश्य में समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं कि जैसे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं किसी को 40 अंक आया, ठीक है। कोई सब्जेक्ट में उसको कितना अंक आया? 40 अंक आया, और कुल मार्क्स था, इसको कितना अंक आया? तो प्राप्त अंक हो गया 40, और कुल अंक की बात करें अगर 120 अंक आया है, कुल अंक कितना है? 120। अगर आपसे अब पूछे हम कि इसका प्रतिशत क्या होगा, कि उसको कितना अंक आया प्रतिशत में, तो इसका मतलब बस इतना ही होता है कि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि अगर 120 में 40 नंबर आया है तो 100 में कितना नंबर आया होगा उसको, और वही प्रतिशत होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, फॉर्मूला इसका होता है प्राप्त अंक, तो आप बोलेंगे प्राप्त अंक अर्थात 40 कुल अंक बटा 120 मल्टीप्लाई 100। इसको जैसे ही आप कटाएंगे तो ये 4 तिया 100/3, जो कि हो जाता है 33.1/3%। ये समझ गए आप? अब एक बात बताइए आप, क्या इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे? कैसे समझेंगे इसको? तो 100 में कितना नंबर आएगा? उसको 33.5 नंबर आएगा, ठीक है। 33.1/3 नंबर आएगा, उसी को प्रतिशत में फिर कर दिए। अब देखिए, मतलब क्या है प्रतिशत निकालने का, ठीक है। प्रतिशत आखिर हम लोग क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम लोग जिस भी चीज़ से निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग अंक के आधार पे निकाल रहे हैं, तो उसको प्राप्त अंक जो है, प्राप्त अंक, तो ये कितना है? तो आप कहेंगे ये 40 है। कुल अंक कितना है? कुल अंक तो आप कहेंगे 120 है, ठीक है। तो बस समझना इतना है यहाँ से कि इसका बेस क्या है, हमें किस प्रतिशत पे, किस बेस पे प्रतिशत निकालना है। तो आप कहिएगा बेस जो है यहाँ पे वो है 120 हमारा, इसी पे हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा जिस पे भी बेस पे निकालना है उसको डालते हैं नीचे, ठीक है, और इसको करते हैं कटा देते हैं, जो भी आंसर आता है 1/3। अब 1/3 को हम लोग कहते हैं 33.1/3%। या आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/3 को ही हम लोग लिखते हैं 33.1/3%। तो ये समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा प्रतिशत का बटा समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, तो फिर आप 10-20 सेकंड आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो। देखिए, 100% को ही हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 लिखे या 100%, दोनों बराबर होगा हमारे लिए, ठीक है, सवाल बनाने के लिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आगे समझेंगे। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। देखिए, अब इन दोनों को ज़रा सा समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 2360, अगर इसका 10% निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, 1 दशमलव बस इधर से घसकाते चलिए। देखिए, इसका 10% जो होगा ना, यहाँ 1 दशमलव डाल दीजिए, यही इसका 10% होगा। अगर ये कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? पूरा 100% होता है, ठीक है। अब अगर पूछे आपसे कि 1%, तो हम कहेंगे 1 दशमलव और इधर ले चलेंगे, तो फिर हो जाएगा 23.60, ये हो जाएगा 1%। तो कभी भी 10% और 1% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दशमलव पीछे से बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। ये समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? सीधा 1/2, अर्थात किसी संख्या को हम लोग आधा कर देंगे तो वो 50% हो जाएगा। 33.1/3% का मतलब होता है किसी संख्या का 1/3 कर देना, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4।
12.5% का मतलब होता है 1/8। इससे अधिक आपको बिहार पुलिस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही बहुत है। अब इधर से बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रतिशत से भिन्न के रूप में। अब भिन्न से प्रतिशत में चलते हैं। तो अगर 1% की बात कर रहा है 1%, तो हम कहेंगे 1% का मतलब होता है 100%, 0.5% का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, उसी तरह 1/6 का मतलब 16.2/3%, 1/8 का मतलब 12.5%। ये निकालते कैसे हैं? तो बहुत ही सरल होता है। 100% को आप क्या लिखते हैं? 100/100। 100% को हम लोग यही तो लिखते हैं, यही 1 आ गया। तो यही करते हैं हम लोग, भिन्न से 100। जब इसको फिर से प्रतिशत में बदलना, अब 1 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में भी बदल जाएगा। अर्थात भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, अर्थात कोई भी भिन्न है उसको क्या करना है? अगर प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, अगर इसको बदलना है प्रतिशत में, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, यही आंसर आ जाता है। और अगर प्रतिशत से हमें भिन्न में जाना है, इधर से इधर जाना है, तो हमें क्या करना होता है? बस 1/100 करना होता है, अर्थात जो प्रतिशत का वैल्यू होता है वो नीचे लाना होता है। तो इससे यहाँ से हमारा भिन्न निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पहला सवाल, ठीक है। देखिए रितु की सैलरी, इस तरह क्वेश्चन बराबर आते हैं एग्जाम में। रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको करना क्या है? पहले थोड़ा सा लंबा तरीका से बता देते हैं, ठीक है। आप एक तरीका तो अपना सकते हैं कि आप 100 मान करके सवाल भी बना सकते हैं, कि अगर 100 मान लेते हैं कि पहले रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से, ठीक है, तो नीतू मान लेते हैं इसको कि नीतू का सैलरी 100 था, तो अगर इसको 50% हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। ये पहला तरीका है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको पता है यहाँ पे दोनों में गैप कितना है, तो आप बोलेंगे 50 का गैप है। कितना है कम है? 50 का गैप है। तो अब निकालना है हमें 50, किस पे निकालना है? तो अब आपको पता है कि हमें इधर से इधर जाना है, ये तो इधर से इधर अधिक वाला था। 100 से 150 गए हम लोग अधिक की कहानी में, रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, ठीक है। अब लेकिन पूछ रहा है हमसे कि नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता देंगे कैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार जो हमारे लिए बेस होगा वो हमारे लिए 150 होगा, इस बार हमें 150 पे निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो ये हमें 100 कर देंगे, ये 50 दिया 150, तो ये आंसर आ जाएगा 33.1/3%। इसमें होता क्या है, हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, 100 ले बेस 150 ले बेस, गलती हो जाता है। तो इसको कैसे बनाएं हम लोग डायरेक्ट? आखिर तरीका क्या है? देखिए सीधा समझिए आप, कोई भी चीज़ 50% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है प्लस लिखेंगे हम लोग, घटने में हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जरा सा इसको लंबा लिखते हैं। अब देखिए प्लस 50%, नीतू रितु नाम ही छोड़ दीजिए, आप क्या बोल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। 50% का मतलब क्या होगा? तो आप बोलिएगा प्लस 1/2। अगर हम भिन्न में पूछे आपसे तो 50% को भिन्न में लिखेंगे हम लोग 1/2, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, देखिए अब इसको जैसे अब इधर से इधर गए हैं अभी हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। अब अगर हम लोग को इधर से इधर जाना है कम वाले में, अभी हम लोग क्या किए हैं, कम से अधिक में गए हैं, तो इसलिए हम लोग प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें जाना है कम वाले में, अगर हमें कम वाले में जाना है तो पहला बात कि एक साइन लगा देंगे माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद ये जो आपको ऊपर में एक दिख रहा है ना, ये जो एक है, ये जो एक है, इसको आपको जस का तस यहाँ पे उतार देना है, इसको आपको जस का तस उतार देना है। साथ ही साथ और क्या करना है, उसके बाद प्लस से स्टार्ट किए हुए हैं तो दोनों को जोड़ देंगे नीचे, 1 + 2, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, अर्थात ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा -1/3, जो कि किसका प्रतिशत होता है? तो आप कहेंगे 33.1/3%। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि वो कम वैल्यू बता रहा है हमें, अर्थात नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से 33.1/3% कम है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और भी क्वेश्चन होगा, अभी और समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि ए से बी जाने में हमें, मान लीजिए कि ए से 20% अधिक जो है बी है, ठीक है। तो अब पूछेगा अगर कि बी से ए कितना कम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह का सवाल है, आगे ऐसे बहुत सवाल एग्जाम में पूछे गए। तो 20% को आप लिख सकते हैं +1/5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग इधर से इधर ले जाएंगे
जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको ये सब कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट बना लीजिएगा। तो अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ठीक है। अब एक ऊपर वाले को जस का तस लिख देना है, नीचे 1 और प्लस 5, 1 और प्लस 5 जो कि हो जाएगा -1/6। अब -1/6 क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए 16.2/3%, 16.2/3%। ये ऑलरेडी आज करा दिए हैं। और सवाल दिखाते हैं आपको। अब आपको लग रहा होगा क्या ये प्लस ही वाला हमेशा रहेगा, तो ज़रूरी तो नहीं है, एग्जाम में माइनस भी दे सकता है। मान लेते हैं कि ए से, ठीक है, 40% कम, भारी भी दे देगा आपको ना तो आप आराम से बना लेंगे। मान लेते हैं ए से 40% कम है, कौन है, बी है। अब 40% का मतलब 2/5 होता है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर डाउट हो जाए तुरंत 100 से भाग दे करके तुरंत चेक कर लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे ये -2/5 है। अब -2/5 ये कहानी है इधर से इधर की, अब हमें जाना है इधर से इधर। जाहिर सी बात है, एक बार माइनस हुआ है तो नीचे वाले में प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा तो माइनस होगा नीचे, अगर ऊपर में माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, यही समझना है बस हमें। तो अब आप बताइए यहाँ पे ये जो माइनस है तो नीचे आ जाके प्लस हो जाएगा पहले तो। अब ऊपर वाले को हम लोग जस का तस लिख देते हैं तो 2 का 2 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जैसे ऊपर में प्लस से आ रहे थे तो हम लोग नीचे भी प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, ये समझना है हमें। तो यहाँ पे 5 - 2 करेंगे हम लोग, जो कि हो जाएगा +2/3, +2/3। अब +2/3 कितना प्रतिशत होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये 66.2/3% होता है, ठीक है। डाउट हो जाए आपको तो तुरंत, जैसे देखिए +2/3 आ गया ना, तुरंत आप 100 से गुना कर लीजिए। अगर कभी भी आपको डाउट हो जाए तो, कभी भी आपको लगे कि डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए। ये आ जाएगा 66.2/3%। अर्थात ए से 40% कम बी है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 66.2/3%। और सवाल देखते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं आपका। देखिए अब और देखते हैं, ए से अगर 10% कम है बी, तो आप बताइए कि बी से ए कितना अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको करना है -1/10, ठीक है। साथ ही साथ अब बी से ए जाना है हमें, तो आप कहिएगा माइनस था तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, माइनस था तो हम लोग यहाँ पे नीचे प्लस आएगा। ऊपर वाले को जस का तस लिख देते हैं, एक को जस का तस लिख दीजिए। अब क्योंकि माइनस है तो यहाँ नीचे में भी माइनस होगा, ठीक है। ऊपर में अगर प्लस होता तो नीचे भी प्लस करते हैं। माइनस है तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे +1/9 हो जाएगा। अब +1/9 अर्थात हो जाएगा कितना, गुना 100 करेंगे तो 11.1/9% है ये। डाउट हो जाए कुछ नहीं करना है, तुरंत 100 से गुना करके चेक कर लीजिए, यही प्रतिशत हो जाएगा। 9 से करेंगे 11 बार में लगेगा, 11.1/9% हो जाएगा। तो हल्का आसान भारी कितना भी टफ दे दे, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं अब बिना कोई झंझट का। चलिए आगे सवाल देखते हैं और एग्जाम में क्या सवाल आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है पी क्यू से 40% कम है, ठीक है। एक भाई साहब है पी, किससे कम है ये, तो Q से 40% कम है। अब आपको P Q ये सब तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या समझना है कि भैया सीधा सीधा बात है, कोई भी चीज़ है दुनिया का, हाथी घोड़ा ऊँट वगैरह, वो 40% कम है, अर्थात -40%, जिसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में हम लोग इसको लिखेंगे -2/5। अब हमें क्या करना है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। जाहिर सी बात है कम दिया हुआ है तो आपसे अधिक पूछेगा, ठीक है। तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस था तो जाहिर सी बात अधिक में पहला साइन प्लस होगा। ऊपर वाले को जस का तस लिखते हैं, ये 2 का 2 लिख दीजिए। अब क्योंकि ऊपर माइनस से आ रहे हैं तो नीचे भी माइनस करेंगे, तो 5 - 2, 5 - 2 तो कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे ये +2/3 हो जाएगा। अब +2/3 कितना होता है तो आपको पता ही है कि ये हो जाएगा 66.2/3%, ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। दशमलव में लिखेंगे तो 66.666% ये आगे चलता चलता है, ठीक है। तो सरल सवाल था, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब आप सोचिए कि 40% डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। चलिए अगला सवाल में आपको दिखाते हैं। देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब +1/5, नीचे ले जाएंगे -1/1 + 5 1/6, तो -1/6। अब -1/6 क्या हो जाएगा, 16.2/3%, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको बना के भी दिखा देते हैं। तो ये आप डायरेक्ट कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे तो। क्या बोल रहा है, 20% अधिक है। अब अगर 20% अधिक है तो मतलब हो जाता है +1/5। अब इसको नीचे लाना है हमें तो माइनस करेंगे, ये तो इधर से इधर की कहानी है। अब अगर इधर से इधर ले जाना है तो प्लस है तो पहले तो माइनस हो जाएगा।
अब फिर एक का एक लिख देंगे, क्योंकि प्लस से आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या आ रहे हैं, कहानी प्लस से शुरुआत हुआ है तो नीचे भी हम लोग का यहाँ पे प्लस होगा, 1 + 5। तो ये वाला जो प्लस है ये वही वाला प्लस है जो ऊपर गोल की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/6। अब -1/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे ये हो जाता है 16.2/3%। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 16% को आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और डायरेक्ट मार देंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लाभ हानि समझते हैं। देखिए लाभ हानि में आपको समझना क्या है, बस आप फॉर्मूला समझिए कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता होगा कि बस लाभ का फॉर्मूला इतना ही होता है कि विक्रय मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं। हानि का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे हानि का मतलब ये होता है कि हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। फॉर्मूला यही होता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है फिर, तो आप कहेंगे कि लाभ प्रतिशत जो होता है वो हो जाता है हमारा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक। हानि प्रतिशत क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे हानि प्रतिशत जो होता है वो होता है हानि जो भी आएगा गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो आपको यहाँ पर जो समझना है वो फॉर्मूला बस हम इसीलिए लिखे हैं, फॉर्मूला से हम सवाल बनाते नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे समझना है कि लाभ प्रतिशत जो निकलता है वो भी उसका जो बेस होता है वो क्रय मूल्य होता है, और हानि प्रतिशत जो निकलता है उसका भी बेस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अर्थात अगर हम लोग को कभी भी ये पता चल जाए कि क्रय मूल्य कितना है और लाभ हानि पता चल जाए तो तुरंत हम लोग सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। ये समझना था हमें बस। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य वो कोई भी चीज़ को हम लोग जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या करना, ये होता है खरीदने वाला, खरीदना जिस प्राइस पे हम लोग खरीद लेंगे। विक्रय मूल्य होता है जिस पर कोई भी चीज़ बेचा जाता है, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, CP। इसको विक्रय मूल्य को कहते हैं SP, ठीक है। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, हानि को कहते हैं लॉस। इतना तो आप लोग समझते होंगे। लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य जाहिर सी बात है जितना में बेचेंगे, मान लेते हैं कोई सामान 10 रुपया में खरीदे, 12 रुपया में बेचेंगे, तो बीच में जो 2 रुपया फ़ायदा हुआ है वही लाभ होता है, ठीक है। हानि क्या होता है, 10 रुपया में खरीदेंगे 8 रुपया में बेच देंगे तो वही 2 रुपया हानि हो जाएगा। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला बता दिए, हानि प्रतिशत बता दिए। अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस पर प्रिंट कितना है, प्रिंट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सामान है, मान लीजिए एक चीनी का पैकेट है, चीनी का क्या है, पैकेट है। अब इस पर जो प्राइस है मान लेते हैं 50 रुपया लिखा हुआ है, इस पर प्राइस क्या लिखा हुआ है, 50 रुपया। ये चीनी का जो पैकेट है ये मान लेते हैं 1 kg का है, ठीक है। 1 kg का पैकेट है ये, तो 50 रुपया लिखा हुआ है। अब अगर दुकानदार बोलेगा इसमें कि, ठीक है, दुकानदार बोलेगा कि हम इसमें 10% का छूट देंगे, तो ये तो अंकित मूल्य हो गया दुकानदार, क्योंकि उस पर प्राइस चढ़ाया हुआ है 50 रुपया। 10% का अगर छूट दे देगा, 10% का छूट जो डिस्काउंट दिया जाता है इसी को छूट कहते हैं। तो 10% 50 का कितना होगा, तो आप कहिएगा 5 रुपया होगा, ठीक है। 5 रुपया हो जाएगा 10% छूट। तो अब आप कहिएगा कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 50 में से 5 घटा देंगे तो 45 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब तो जाहिर सी बात है, देखिए ये हो गया 50 हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य, ये 45 हो गया हमारा क्या हो गया यहाँ पर विक्रय मूल्य जिस पे बेचा जा रहा है। अब आपसे अगर हम पूछे कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम बोलेंगे दिया हुआ तो नहीं है, हो सकता है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वो 40 रुपये में सामान खरीदता हो। मान लेते हैं वो चीनी कितना में खरीदा था, 40 रुपये में खरीदा था। तो आप समझ रहे हैं तीनों बातें अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्रय मूल्य क्या होता है कि जितना में जो सामान खरीदा गया है। विक्रय मूल्य क्या होता है जिस पर सामान बेचा गया है। अंकित मूल्य क्या होता है कि सामान पर जो प्रिंट है। कभी कतार अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ के चलना है हमें। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य भी कभी कभी बराबर हो जाता है, जितना में खरीदे उतना में ही बेच दें, तो ये भी हो सकता है। हालांकि ऐसे सवाल आएंगे नहीं आपके, ठीक है। तो सब कुछ आप समझ गए होंगे। छूट क्या होता है, बस छूट कुछ भी नहीं होता है। जो छूट आपको दुकानदार देता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बस आपको ये समझना है कि ये जो छूट मिलता है ना, ये अंकित मूल्य पर मिलता है। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट पर प्राइस कितना छपा हुआ है उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें सवाल देखते हैं। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है।
दुकानदार उसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो आप बताइए, पहले छूट प्रतिशत पूछ रहा है, हम लोग पहले कहते हैं कि छूट पहले निकाल लेते हैं तब छूट प्रतिशत में जाएंगे। तो आप कहिए देखिए 3696 में अगर 4 जोड़िएगा तो ये 3700 हो जाएगा, और 3700 में 500 जोड़िएगा तो 4200 हो जाएगा। तो छूट तो हो गया हमारा 504 रुपया। अब देखिए आप 504 रुपया का अगर दुकानदार छूट दे रहा है, तो हमसे बस यही पूछ रहा है कि ये प्रतिशत कितना है। तो छूट का जो प्रतिशत निकलता है वो किस पे निकलता है, आप सिर्फ इतना बताइए, विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे? तो छूट को आप कहेंगे, छूट का जो मतलब होता है उसको अंकित मूल्य से मतलब है। तो हम लोग कहेंगे भैया कि 504 छूट प्रतिशत जो निकलेगा, छूट प्रतिशत, छूट बटा कितना करेंगे? तो हम लोग करेंगे 4200 गुना 100 तो करना ही है प्रतिशत निकालने के लिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बाकी आपको करना है तो कर लीजिए। चलिए इसको कटा देते हैं, ये 0.00 कट जाएगा। 42 से इसको कटाते हैं, 42 से, चलिए पहले 7 से कटा देते हैं, 7 छः के 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, 6 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो यहाँ पे आप समझ सकते थे वो ये समझ सकते थे कि छूट कितना रुपया दिया हुआ है। तो आप कहिएगा छूट जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो आ रहा है हमारा 504 रुपये का, छूट आ रहा है हमारा 504 रुपये का। तो एक बात समझिए आप, हमें यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4200 का कितना प्रतिशत 504 होगा, यही तो पूछ रहा है। 4200 रुपया में हम लोग कोई छूट दिए 504 रुपया का, ठीक है, अब वो हमारा घट करके आ गया 3696 रुपया में बेच दिए उसको, तो यही पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग यहाँ पे सवाल ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? जितना भी प्रतिशत होगा, आप सिर्फ हमको बताइए कि 1% कितना होगा 4200 का। तो आप बोलिएगा 4200 का 1% जो होगा वो होगा हमारा 42। 4200 का 1% जो होगा वो हमारा 42 होगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर 1% 42 है तो इसी में ना कुछ गुना करना होगा। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन 8% है, तो अगर हम पूछे कि 8% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 42 में 8 से गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 1 33। देखिए ये क्यों समझा रहे हैं, पहले आप समझिए, हड़बड़ाइए नहीं सवाल। हम चाहते हैं कि एग्जाम में आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिए। तो 8% कितना आएगा? तो 336 रुपया आएगा। क्या 336 था हमारा छूट? तो आप बोलेंगे नहीं है। तो देखिए इसको हमें चेक नहीं करना, ये आपको बस हम समझा रहे थे। बस आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, अब वो समझाते हैं आपको। अगर हमें इतना बस पता है कि 1% जो है वो 42 है, 1% कैसे निकालना है आपको बता दिए हैं, 100 से भाग दे देना या फिर 0.2 को इधर ले आना है, तुरंत स्टार्टिंग में ही बताए हैं। तो अगर 1% 42 है, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि 42 में कितना से गुना करना है कि 504 आ जाएगा, यही तो हमारा आंसर है। तो आप सिर्फ दिमाग यहाँ पे कितना क्या दौड़ाइए कि सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट क्यों ना गुना कर दे, इकाई स्थान, कि 42 में अगर जो भी गुना होगा और आंसर कितना आना है 504, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 2 होगा तभी तो ये 2 गुना 2 करके 4 आएगा, 2 होगा तभी तो ये 4 आएगा। और इस आधार पे हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा भैया वो 12% ही होगा, दूसरा कोई भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक तरीका था और बढ़िया ही अच्छा तरीका है ये सवालों को सॉल्व करने का एग्जाम में, कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से मार दिए। 1% 42 है, छूट हमारा यहाँ पे निकल रहा है 504, तो 42 में जाहिर सी बात है 2 से कोई भी ऐसा संख्या होगा जिसमें आखिरी में 2 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 12% इकलौता ऑप्शन है, मार दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 22% भी ऑप्शन होता, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 12% है ऑप्शन में, मान लेते हैं ए में ऑप्शन होता 12%, बी में ऑप्शन होता 22%। अरे भैया तो इतना बेवकूफ़ तो आप लोग तो नहीं हैं। देखिए अगर एक ही प्रतिशत 42 हो गया तो 10% कितना होगा? 1% अगर 42 है, हम आपसे पूछते हैं 10% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 420। तो 420 के आस-पास तो ये 504 का संख्या है, 20% कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। तो उस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना, उतना बड़ा संख्या तो आंसर होगा ही नहीं होगा। तो कैलकुलेशन पे हमेशा तेज रहिए, कैलकुलेशन में जितना तेज रहिएगा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपया में बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या है? तो बड़ा ही सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है, 10% आंसर हो जाएगा। देखिए छूट कितना है? 8। किस पे दिया गया है छूट? 80 रुपया पे। तो 1/10 किसको कहते हैं? 10% को। इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना कि ऐसे बनाई वैसे बनाई, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी 80 का 10% 8 होता है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते थे कि 8 रुपया छूट है यहाँ पे, 72 रुपया में बेचा गया है, अंकित मूल्य 80 रुपया, तो 8 रुपया यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। तो 80 का कितना रुपया 8 होता है? 10% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक खिलौने पर 12% छूट देने से इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? देखिए कोई भी अंकित मूल्य है, आप समझिए, अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है? 12% का छूट दिया जा रहा है, 12% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको 308 रुपया में बेचा जाता है। क्या ये सही है इक्वेशन? तो हम कहेंगे नहीं है। 12% का तो छूट दिया जा रहा है, फिर उसको घटाना भी होगा तब इतना आएगा 308 रुपया। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो अब एक बात बताइए आप, अगर 12% का छूट दे दिया तो वो बेच कितना में रहा है? 88% पे बेच कितना में रहा है? जैसे देखिए आसानी से समझिए एक बात, अगर 100 रुपया किसी चीज़ का दाम है, ठीक है, अगर इसको 20% छूट के साथ बेच रहा है, ठीक है, 20% छूट के साथ, तो कितना रुपया में बेच रहा है? 80 रुपया में। अर्थात 100 का 80% जो आएगा वही तो ये 80 आएगा। यही यहाँ पे समझना है हमें। अगर 12% छूट दे दिया है, ठीक है, तो उसको कितना में बेचा जा रहा है? 308 रुपया में। तो अंकित मूल्य पे का 88% जो आएगा वो 308 रुपया आएगा। बस आपको इतना ही समझना है। अब इसको आपको देखिए, खिलौने का अंकित मूल्य कितना है तो कटा सकते हैं आप। 4 से ये 22 बार में कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। अब इसको 22 से सीधा इसको डायरेक्ट कटा देते हैं। कितना बार में कटेगा? तो 22 का 22, 8 88, 22 चौके 88, 25 गुना 14, कितना आंसर हो जाएगा? 250। 25 गुना 10 करेंगे 250 हो जाएगा। और उसके बाद 25 चौके 100, 350 हो जाएगा गुना करने पे। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। इसमें तरीका और भी है, लेकिन ज़्यादा तरीका समझ के क्या कीजिएगा, क्योंकि आपको इतना भी नहीं पढ़ा देना चाहते हैं हम कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है। वरना आप इसमें और भी तरीके से इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको एक तरीका और दिखाते हैं। किसी संख्या में 12% छूट देने पर, जैसे आपको 12% छूट दे रहा है, तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि 88% छूट देना है। 88% कितना है हमारा? 308 रुपया है। तो ये भी तरीका वही है, बस लिखने का अंदाज इसमें अलग अलग होगा। तो इसको आप कटा सकते हैं, जिससे कटाना है आप 4 से कटा लीजिए। तो ये चलिए 22 से कटा लेते हैं। 22 चौके 88, और 22 से भी तुरंत कटाए हुए हैं इसको। 22 का 22, उसके बाद क्या हो जाएगा? 22 चौके 88। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 4% कितना है? 14 है। तो 100% कितना हो जाएगा? तो ये 25 गुना हुआ है, तो इसको भी 25 गुना कर देंगे तो ये भी 350 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका आपको दिखाते हैं, ऑप्शन वाला तरीका भी दिखा देते हैं, ठीक है, जो इससे पीछे में सवाल बनाए हुए थे। आप भी क्या याद रखिएगा, लेकिन हम ज़्यादा तरीका बताना नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग में घोल मोल ना हो जाए। देखिए एक खिलौने पर 12% छूट दिया जा रहा है। अब जो ये 12% छूट दिया जा रहा है, अब एक बात समझिए आप, ये छूट कितना है? तो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दशमलव में कोई भी आंसर नहीं है। दशमलव में कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं है। सारा जो ऑप्शन है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। कितना है? पूर्णांक संख्या है। तो अब आप बताइए 350 का 12%, ठीक है, 350 का 12% जब भी हम लोग निकालेंगे तो 10% पहले निकालते हैं। किसी भी चीज़ का 10%, इसका 10% कितना होगा? तो आप बोलिएगा 35 होगा। इसका 10% कितना होगा? तो आप बोलिएगा 32.8 होगा। इसका दशमलव क्या, इसका 10% क्या होगा? तो 38.8 होगा। इसका 10% क्या होगा? तो आप बोलिएगा 34 होगा, ठीक है। देखिए ये दो ऑप्शन तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में हमारा छूट है ही नहीं, पूर्णांक संख्या में है, ठीक है। घटाने पर हमें पूर्णांक में आंसर आना चाहिए। अब इसमें 2% और निकालना है, तो इसका 2% कितना हो जाएगा? तो 6.8 हो जाएगा। फिर ये दशमलव में आ गया, ये भी नहीं होगा। तो एकलौता ऑप्शन यहाँ पे ए ही आंसर हो सकता है, बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेशन में तेज रहेंगे तो ये सब चीज़ आपको जल्दी दिखेगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 960 रुपये का बट्टा मिला उसको। देखिए 30% का डिस्काउंट है, यहाँ पर 960 रुपया में बेचा नहीं जा रहा है। जो डिस्काउंट है 30% का, यही बोल रहा है कि ये 960 रुपया के बराबर है। 30% जो है यहाँ पे कितना है? 960 रुपया है। तो कटा देते हैं, 1 शून्य 1 शून्य, 3 से ये कट जाएगा 32 बार में। तो 1% हमारा हो गया 32। तो कोई डाउट है कि आपको 100% 3200 हो जाएगा? बड़ा ही आसान सा सवाल है। 100% कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। चलिए ज़्यादा दिमाग इसमें अब लगाना भी नहीं है। देखिए अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत की थी 3200 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर क्या है? ठीक है, देखिए तो छूट कितना है? तो आप कहिएगा 800 रुपया है। ये 800 रुपया का छूट जो है ये किस पे दिया जाएगा? तो आप कहिएगा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अंकित मूल्य कितना है? तो आप कहिएगा 4000 है। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। 1/5 कितना होता है? तो आप कहिएगा 20% होता है। मार दीजिए डी नंबर।
डाउट हो आपको तो 1/5 को हमेशा 100 से गुना कीजिए, लेकिन ये आदत छोड़िए 100 से गुना, लिखने में समय बर्बाद होता है। सीधा 1/5 जैसे ही अगर भिन्न में आ गया तो आपको इतना समझ लेना है कि ये 20% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत का सवाल तो ऑलरेडी समझा दिए थे। ठीक है, पीछे ऑलरेडी समझा दिए थे कि 1% कैसे निकालते हैं। देखिए 100 में से, देखिए 100 का 20% घटाएंगे तो 80 होगा, 100 में 20% घटाएंगे तो 80 होता है। ठीक है, 150 का 20% घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 घटाएंगे तो 130 होगा। देखिए कोई भी चीज़ पे जब हम लोग 100 पे सवाल बनाते हैं ना, तो वो दोनों एक ही चीज़ होता है। जैसे 100 में 20 घटाएंगे तो भी 80 होगा, 100 में 20% घटाएंगे तो भी 80 होगा। 150 में 20 घटाएंगे तो 130 होगा, लेकिन 150 में 20% घटाएंगे तो ये 120 होगा। इसीलिए हम लोग जब भी सवाल बनाते हैं तो हम लोग 100 मान करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें संख्या और प्रतिशत दोनों बराबर होता है, तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होता है। चलिए इतना ही समझना था इसमें, और कुछ नहीं समझना था। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे क्या समझना है कि अगर 1% 5 दिया हुआ है, पीछे तो ऐसे सवाल बना भी लिए, 100% कितना होगा, ये 100 गुना है तो इसको भी 100 गुना कर देंगे, यही तरीका होता है। ये यहाँ पे कितना गुना है, तो ये 10 गुना है, तो ये भी हमारा 10 गुना हो जाएगा, तो ये 460 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि 10/100, इधर 46/8 ऐसे ही बन सकता है, तो ये कट जाएगा, ये 46 गुना 10 460 हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए 200 का 15% क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि 1% 2 है तो 15% 30 हो जाएगा। इसमें सवाल बनाना ही नहीं है, समय बर्बाद करना ही नहीं, इतना भी आपको एग्जाम में इसमें नहीं लिखना है कि 200 का 15% कट गया 15 दूनी 30, नहीं, 1% 2, 15% 30, सीधा ऐसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 25% 225 है, अगर 25% 225 है तो 100% अर्थात 4 गुना, तो 225 का 4 गुना अर्थात 900 मार देना है। बनाना है तो बना भी लीजिए, लेकिन बनाने की आदत छोड़ना है आपको। ठीक है, तो 100%, तो देखिए यहाँ पे ये कितना गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8 1 9, 5 चौके 20 2 हासिल, 5 चौके 20 2 हासिल, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वाट का 35% इतना दिया हुआ है, तो वाट का क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। 35% बराबर कितना दिया हुआ है, बस आप वो निकाल लीजिए। 35% बराबर तो वाट का निकालना है। देखिए इसको घटाइए, कितना होगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 458 में से 269 घटा रहे हैं, 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाइए, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 4 49, 7 सत्ते 49। अब देखिए 5% कितना है, 5% 27 है, तो आप बताइए 100% कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे गुना 20 किया गया है, हम भी लोग इधर से गुना 20 कर देते हैं, तो 27 में 20 से गुना करेंगे तो 540 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, कुछ नहीं होता है, बस आपको एक छोटा सा जानकारी चाहिए इसके लिए कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, जिसको 100% कहते हैं। 100% शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट होता है। बस आपको इतना समझ में होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट आपसे पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोना क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे देखिए इसमें बहुत तरीका है, जिसे आप इसको बटे कर लीजिए सीधा, तो ये 6 चौके 24, ये 6 तिया। ठीक है, तो 4, अब 4 यहाँ कितना हो गया, 4/3 हो गया, तो इधर भी 4/3 चाहिए हमें, इधर भी कितना चाहिए, 4/3 चाहिए, तो यहाँ 75 होगा, तभी ये 4/3 होगा। 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो 75% आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 कैरेट दिया हुआ है, 24 कैरेट कितना दिया हुआ है, 100%। कोई एक चीज़ से कटा लीजिए, 4 से कटा देते हैं आपके लिए। 4 से इसीलिए कटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 से कटाने पे यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25% आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 25 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 6 कैरेट कितना हो जाएगा, 25%। तो 18 कैरेट कितना हो जाएगा, 18 कैरेट, तो आप बोलिएगा ये 3 गुना हुआ है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 3 75% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगी। बहुत ही सरल सवाल है, बस 70,000 रुपये का 2% कितना होगा यही पूछ रहा है वो। स्टॉक में आपको घूमना नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टर्म दे करके सिर्फ आपको घुमाया गया है। तो आप बताइए यहाँ पे 1% कितना होगा, तो आप कहिएगा 1% यहाँ पे हो जाएगा 700।
1% हो जाएगा 700, 2% हो जाएगा यहाँ पे 1400। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इसमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितना प्रतिशत खर्च करता है। अब देखिए उसके पास जो पैसा है वो 300 रुपया है, खर्च किस में से करता है, तो हम कहेंगे भैया खर्च जो करता है 2000 रुपया में से करता है। ठीक है, खर्च किस में से करता है वो 2000 रुपया में। तो कटा देते हैं इसको, 3/20 कितना हो जाएगा। अगर डाउट हो आपको कभी भी तो इसको 100 से सीधा प्रतिशत से गुना कर देना है। ये हो जाएगा 20×5 100, 5 या 15%। तो आंसर हो जाएगा 15% वो खर्च कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट बनाते आप तो ऐसे ही बना सकते थे कि 200 का कितना प्रतिशत 300 होगा। ठीक है, 200 का 10% होता है कितना, ठीक है, 200 का 1% कितना होगा। जैसे देखिए 2000 है ना, इसका 1% सिर्फ आपको समझना है कि 1% जो होगा इसका 2 शून्य हटा के यही 20 होगा। तो 300 कितना हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 15% 300 होगा। ठीक है, ऐसे ही बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 1000 रुपया में खरीदा जाता है, 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ कितना है, तो आप बोलिएगा 200 रुपया का लाभ है। क्रय मूल्य पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है, तो 1000 है। यहाँ पे 200 का 1, ये 5 बार में 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए एक तरीका तो है कि आप इसका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पे लगाइए इसको, लाभ प्रतिशत। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य वगैरह वगैरह करके इसमें आप फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, या फिर एक तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है कि आप विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, अब प्लस क्रय मूल्य पर जो लाभ मिलता है, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, जैसे यहाँ पे 15% है तो यही हमारा होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बैठाएंगे 26 रुपया, फिर ऐसे ऐसे, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरा तरीका आपको हम दिखाते हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सरल तरीका, आसान तरीका। 26 रुपया दिया गया है ना लागत, तो क्रय मूल्य कितना है, आप सिर्फ क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है जो ऊपर में दिया हुआ है, लिख भी दे रहे हैं आपके लिए 26 रुपया। अब आप एक बात समझिए, लाभ कितना दिया हुआ है, तो प्लस 15%। हमें बस यही ना जानना है कि 26 में 15% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, यही तो हमें जानना है। तो आप बताइए कि 26 का 10% कितना होगा, तो आप कहिएगा 26 का जो 10% होगा ना वो होगा 2.6। 15% निकालना है ना, इसका आधा करेंगे तो और 5% निकल जाएगा। तो आप बोलिए यहाँ पे 1.3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 15% हो जाएगा जो कि हो जाएगा 3.9। अब 26 में 3.9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 29.990। बहुत ही आसानी से डायरेक्ट भी एग्जाम में देख करके इसको आप मार सकते हैं, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट किया, भेंट में कुल दिया गया धन कितना है। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए 10 लोग हैं, क्या है 10 लोग हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं ये 10 लोग हैं ना, ये 1 2, चलिए लिख के क्या करेंगे, एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दे रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, 10 रुपये का भेंट दे रहा है, अर्थात 10 लोग हैं। देखिए अगर उसमें मान लीजिए कि एक आप भी हैं, ठीक है, तो आपको कितने लोगों को भेंट देना होगा, आपको कितने लोगों को भेंट देना होगा। तो आप कहिएगा कि हमको 9 लोगों को भेंट देना होगा। खुद को तो भेंट नहीं दीजिएगा ना, एक दूसरे को भेंट दे रहा है लोग, खुद को भेंट तो नहीं देगा। तो 10 लोग कितने लोग को भेंट देगा, अर्थात उपहार देगा, पुरस्कार देगा, तो आप कहिएगा 9 लोगों को देगा। कितने लोग को देगा, 9 लोग को देगा। और कितना रुपया दे रहा है, तो आप कहिएगा 10 रुपया दिया जा रहा है सबको। क्वेश्चन में कहा गया है सबको 10 रुपया का भेंट दिया जा रहा है। तो अर्थात एक इंसान की बात करें, सिर्फ एक इंसान का, तो एक इंसान 9 लोगों को 10-10 रुपया देगा। तो एक इंसान कितना रुपया टोटल बांटेगा, तो आप कहिएगा एक इंसान टोटल 90 रुपया भैया उपहार के रूप में, भेंट के रूप में वहाँ पे उस मीटिंग में या उस पार्टी में दे देगा। ऐसा ऐसा कितना लोग हैं, तो आप कहिएगा ऐसा ऐसा 10 लोग हैं। तो ऐसा ऐसा 10 लोग हैं तो 900 रुपया टोटल वहाँ पे उस भेंट में कहानी होगा। कभी भी इसमें 100 गुना 10 1000 आंसर मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भेंट खुद को नहीं देगा। 10 लोग हैं, एक लोग की समझिए, सिर्फ 10 लोग में से आप समझिए खुद एक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने सामने 9 लोग को 10-10 रुपया दीजिएगा, अर्थात 90 रुपया आप बांट दीजिएगा। तो इसी तरह से 90 रुपया सबको ही बांटा होगा। टोटल कितना लोग है, 10 लोग हैं, तो 900 रुपया होगा। जितना लोग होगा उतना से गुना कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1200 लड़के 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, 80% लड़के 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए बहुत ही आसान सवाल होता है जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना है आपको। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पूछ रहा है, परीक्षार्थी में लड़का लड़की दोनों आता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे लड़का लड़की के बारे में नहीं पूछ रहा है, परीक्षार्थी सिर्फ पूछ रहा है। टोटल लड़का कितना है, देखिए लिख देते हैं आपके लिए। टोटल लड़का है यहाँ पे 1200, लड़की कितनी है, लड़की है यहाँ पे 900। देखिए जो लोग पास हो गया उसको टिक लगा देते हैं और जो लोग फेल हो गया उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, 80% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, 80% लड़का उत्तीर्ण हुआ है, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, जो पास नहीं हुआ होगा, तो आप बोलेंगे 20%। 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगी, तो आप कहिएगा 55%। तो यही वाला डेटा तो हमें निकालना है, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का ही तो प्रतिशत पूछ रहा है। तो 20%, 1200 का 20% बताइए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20%, 10% 120 होगा, 20% 240 हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 55% कितना हो जाएगा, 55%, तो देखिए 55% 900 का आधा कीजिएगा तो 50% निकल जाएगा। कितना होगा 900 का आधा, तो आप बोलेंगे 450। 450 में फिर देखिए 900 का, देखिए इसको ट्रिक निकालने, 55% कैसे निकालेंगे हम लोग। 900 का 55 कटाने कुटाने पर दिमाग मत लगाइए, आप शॉर्टकट समझिए। 55% को हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 50% फिर 5%, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 900 का 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे 450। अब इसी में ना 10 से भाग कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो यही तो 45 हो जाएगा। तो 450 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 495। 495। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देते हैं इन दोनों को, चलिए जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 5 का 5, 9 4 13, 4 2 6 1 7। तो 735 विद्यार्थी ऐसा है जो कि भैया एग्ज़ाम में पास नहीं किया है, ठीक है। तो अब प्रतिशत निकालना है हमें अनुत्तीर्ण का, जो फेल कर गया है क्रॉस से लिख रहे हैं उसको, उसका प्रतिशत निकालना है। तो 735 विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी कितना है, तो आप कहेंगे 1200 और 900, 2100 विद्यार्थी है। 1200 और 900, 2100 विद्यार्थी है, गुना 100%। कटा दीजिए दशमलव से ये। अब ये 21 से कटा दीजिए, दशमलव में आंसर है क्या, दशमलव में है, तो 7 से कटाते हैं पहले। 7 तिया 21, 7 का 7, 0, 7 पंचे 35, 3 से कट जाएगा ये 35%, तो आंसर हो जाएगा हमारा 35%, ठीक है। चलिए वैसे भी 1200, 900, 2100 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 2100 का कितना प्रतिशत, 735 होगा, ठीक है। 1% कितना है यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाते हैं। 2100 है ना एग्ज़ाम में मारने के लिए, जब 2100 है यहाँ पे, चलिए वहीं पे समझाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम में आप और एक तरीक़ा से इसको कैसे मार सकते हैं सवाल को, ब्लैक से यहाँ पे कहाँ दिखाएं, चलिए यहाँ देखिए नीचे में छोटा वाला एरिया में 1200 और 900 टोटल लड़का कितना है, लड़का लड़की परीक्षार्थी, तो आप कहेंगे 2100 टोटल है। 2100 क्या है, देखिए हम भी यहीं आ जाते हैं तो आपको बगल में देखने में भी अच्छा होगा। 2100 टोटल लोग हैं। ऑप्शन में जो है यहाँ पे, अब आप बताइए इसका 1% कितना होगा, तो आप कहिएगा इसका 1% होगा 21, 1% होगा इसका 21, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 40.5%, 62.5%, क्या कभी भी, और यहाँ 35.35%, 25%। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सारा ऑप्शन में जो है आखिरी में 5 ही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहता, एग्ज़ाम के लिए आपको बता रहे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको वैसा ऑप्शन दिख जाए, 32%, 33%, ऑप्शन जब क्लोज दिया रहता है 34%, 35%। जब आपको ऐसा ऑप्शन दे दे एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे निकालें कि 735 विद्यार्थी है ना, अब 1% 21 होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या होगा उसको 5 से गुना करने पे ही 735 आएगा। तो 5 वाला आंसर जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा, तो 35%। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा है, ठीक है। अंदाज़ा लगा सकते थे इसको आप क्या कर सकते थे, अंदाज़ा लगा सकते थे 21 को कितना से गुना करें, 30% के आसपास होगा आंसर कि 40% के आसपास, तो 30% के आसपास आंसर होगा, उससे भी आप मार सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि प्रतिशत क्या है, 96 केला। 96 केला का मतलब क्या होता है, 8 दर्जन। 42 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा गया, तो 42 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा जा रहा है, खरीदने दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 1 33, 336 रुपया उसका हो गया क्रय मूल्य, 336 रुपया में खरीदा जा रहा है।
₹252 में बोला बेच दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है ₹252 में बेच दिया गया, ₹252 में बेच दिया जा रहा है। तो दिखा निकालिए हानि कितना हो रहा है। 6 में से 2 गया 4, 13 में से 5 गया 8, ₹84 उसको हानि हो जा रहा है। तो किस पे हानि होगा, क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे? तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 336 है यहाँ पे क्रय मूल्य, तो 336 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे। एक भी ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे दशमलव में नहीं है, तो ये पूरा पूरा कटना ही है। 4 चौके 16 बार में कटेगा, सीधा इकाई अंक देख करके ही समझ जाइए कि 4 चौके 16 बार में कटेगा। 4 से फिर इधर हो जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा 25%। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है ₹380, 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। तो देखिए अंकित मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य से निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है यहाँ पे ₹380, 5% लाभ, 5% लाभ दिया हुआ है ना। तो आपको 5% लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5% लाभ हो जाएगा हमारा 10% 38 होगा, 5% 19 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, 399 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जोड़ने से। अब पूछ रहा है कि अंकित मूल्य 380 जोड़ने पे ठीक है ना, 5%, 10% 38 19, हाँ ठीक तो है 5%। अच्छा 5% छूट दिया जा रहा है, लाभ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 5% छूट दिया। वही सोचे कि इतना अल्टर क्यों आ रहा है, 19 वगैरह। ऐसा एग्जाम में टफ नहीं रहता, बिहार पुलिस का डेटा बड़ा आसान रहता है एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए 5% छूट है, लाभ 25% है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसीलिए ₹380 पोस्ट प्राइस हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा, लाभ, तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25, तो 25% कितना हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा इसका 1/4। तो 1/4 निकाल देते हैं इसका, 4 से भाग दे दीजिए, सीधा 1/4 निकल जाएगा। 4 नमा 36, 2 0 95, इसको जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा हमारा SP अर्थात विक्रय मूल्य। तो यहाँ 5 हो जाएगा, उसके बाद 9 8 17 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ₹475 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 5% का छूट देने पर क्या हो रहा था, 475 आ रहा था। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था, मान लेते हैं x था, तो x का 5% छूट देंगे तो कितना आंसर आएगा, 475। तो अर्थात x का 95% हमारा कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा। कटा दीजिए इसको, 5 से 19 बार में, 5 से ये 20 बार में, 19 से इसको पूरा कटाइए, 19 दूनी 38, उसके बाद 38 38 38 के बाद 9 पंचे 95, 25, तो फिर x बराबर हो जाएगा 500। आंसर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसको वापस वाला तरीका से भी बना सकते थे, ठीक है, जो हम लोग शुरू में बना रहे थे ना, इधर से इधर जाने में लगेगा तो इधर से इधर जाने में, लेकिन 2 बार करना होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल्य में गिरावट या वृद्धि, इसमें सवाल देख लीजिए, पहले सवाल देख लीजिए। इस तरह का सवाल पढ़े होंगे आप कि एक मशीन का कीमत आज 2 लाख रुपया है, हर साल 10% घटता जा रहा है, तो कितना रेट होगा, ठीक है। इस सवाल को कैसे बना सकते हैं, हालांकि ये सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज में रहता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होता है और कुछ नहीं होता। चलिए आपको पहले मल्टीप्लायर समझाते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब क्या, गुणज का मतलब क्या। देखिए अगर कोई भी चीज़ पे अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग 10% इसमें वृद्धि हो रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हैं +1/10, +1/10 होता है। +1/10 को हम लोग क्या समझ सकते हैं, 10 का अगर 10% निकालते हैं तो ये होता है 10, इसी को जोड़ करके लिखते हैं हम लोग 110। अगर इसमें यहाँ से यहाँ की तरफ देखें हम लोग, किसको डायरेक्ट गुना करते कि 110 आ जाता, तो हम लोग कहेंगे अगर संख्या में देखा जाए, संख्या में तो 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। तो 100 का 110% 110 होता है, ये हो गया प्रतिशत में, लेकिन प्रतिशत में टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा भिन्न पे रहिए। भिन्न में अगर हम लोग का +1/10 हो रहा है तो गुना कितना हो जाएगा, सीधा गुना करना होगा अगर हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा 1 जोड़ देंगे। जब घटा होगा तो 1 से घटाएंगे, जोड़ होगा तो 1 से सीधा जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 10 जोड़ा 11/10, बस यही होगा। अगर मान लेते हैं कि 10% घटाना होता तो हम लोग कहते हैं ये -1/10 है, और इसको 1 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/10। बात समझ रहे हैं आप, बस इतना ही आपको समझना है कि अगर 10% बढ़ रहा है तो 11/10 से गुना होगा, 10% घट रहा है तो 9/10 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं हम।
देखिए किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य इतना है। इसका क्रय मूल्य था। देखिए जिस समय खरीदा गया था उस समय का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान लेते हैं उस समय x था, ठीक है। 10% घटता जा रहा है तो पहला साल 9/10 होगा, दूसरा साल फिर 9/10 होगा, तीसरा साल फिर 9/10 होगा। 10% घटते जा रहा है और 3 साल घटने के बाद इसका जो मूल्य हो जाएगा 8748 रुपया हो जाएगा। अब कटा देना है खाली 9 से, 9 नमा 81, बचेगा यहाँ पे 6, 64 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, फिर 9 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 108, फिर 9 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे 3 शून्य भी है तो ये 12, इधर का 3 शून्य उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12,000। तो कभी भी आपको इस तरह का सवाल दे तो इसी तरह से आपको बनाना है डायरेक्ट। चलिए अगर यहाँ पे इनमें से कोई नई ऑप्शन नहीं हो रहा था तो आपको एक और तरीका दिखाते हैं। चलिए फिलहाल वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाभ हानि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के टर्म में दिया गया हो। देखिए यहाँ पे आपको सवाल दिखाते हैं। पहले इस तरह का सवाल जो एग्जाम में आता है, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब इसका लाभ प्रतिशत है। इस तरह का जो सवाल होता है इसको डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। 6/24 25% आंसर होगा। कैसे बनता है ये डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। पहले आप समझिए ज़रा सा ये क्या है। देखिए इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो लाभ होगा ना वो भी क्रय मूल्य के टर्म में दिया होगा। ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि 20 कपड़ा बेचने पे हमें 4 कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 20 कपड़ा बेचने पे हमें 4 कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस तरह का सवाल जब भी दे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको बताए हुए थे, लाभ बराबर क्या होता है आप सिर्फ इतना बताइए। तो आप बोलिएगा लाभ बराबर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है। दूसरा चीज़ आपसे पूछते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे हानि बराबर जो होता है वो होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दोनों को आप क्या कीजिए, विक्रय मूल्य की तरफ से लिखिए। क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों को लिखिए आप विक्रय मूल्य की परिभाषा में। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर पहला वाला हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे हम लोग, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखे तो दूसरा वाले को फिर विक्रय मूल्य को लिखेंगे हानि वाले टर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य माइनस हानि करेंगे तो विक्रय मूल्य आता है, ठीक है। बस आपको ये इतना ही समझना है कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य में हानि घटाते हैं तो विक्रय मूल्य आता है। बस इतना सा आप समझ गए तो सवाल आप चुटकी में बना लेंगे। देखिए अब जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए 30 मीटर कपड़ा बेचने पर तो आप क्या कीजिए, विक्रय मूल्य लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा क्रय मूल्य होता है प्लस लाभ होता है। यहाँ पे लाभ की बात हो रहा है तो लाभ लिख लेते हैं। वैसे वो आपको खुद भी पता चल जाएगा, कैसे बताते हैं। 30 मीटर कपड़ा बेचने पर बोल रहा है ना, तो 30 मीटर बेचने पर बोल रहा है। बेचने का मतलब एसपी होता है, ठीक है, बराबर 6 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 6 मीटर कपड़ा के, देखिए अब यहाँ पे क्रय मूल्य तो नहीं पता है हम लोग को, क्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता, लेकिन लाभ हमें पता है। लाभ क्या है, 6 मीटर कपड़ा बेचने पर, अर्थात एसपी हमें बेचने पर का, ये सारा डेटा क्या है हमारा बेचने पे चल रहा है। हम लोग सब डेटा को एसपी में रखेंगे। तो आप जाहिर सी बात है, आप बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आपको ये पता चल गया ना, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 30 मीटर बेचने वाला कपड़ा, लाभ कितना है 6 मीटर विक्रय मूल्य पे, अर्थात बेचने वाला कपड़ा। तो क्रय मूल्य को भी हम लोग बेचने वाला डेटा पे ही रखेंगे। तो 30 में से 6 घटेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 24 मीटर कपड़ा एसपी होगा, और तब ये 24 जोड़ 6 जो होगा ये जोड़ करके हमारा 30 हो जाएगा। हर जगह पे आपको बस यही इक्वेशन बैलेंस कर देना है। जैसे ही आप ये इक्वेशन बैलेंस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डेटा सब तो कॉमन होना चाहिए, एसपी है तो एसपी में बात करेंगे, सीपी है तो सीपी में बात करेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, मीटर को मीटर में ही बनाया जा सकता है, मीटर को आप किलोमीटर से नहीं 100 बार बना सकते हैं। तो यही ना होता था हमारा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, यहाँ पे लाभ है 6 मीटर, क्रय मूल्य दिया हुआ है 24, यही तो होगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे।
और इसमें यहाँ पे कुछ भी कोई तकलीफ आपको होना नहीं चाहिए। जो भी दिया रहे क्वेश्चन में, क्रय मूल्य बोले, विक्रय मूल्य बोले, हम लोग उसको इसी इक्वेशन पे जा करके बैठा देंगे। अगर यहाँ पर हानि बोलता तो यहाँ पे माइनस आता, तो हम लोग हानि भी निकाल लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 नारंगियों का क्रय मूल्य अर्थात 7 सीपी 6 नारंगियों का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 6 SP। ये नारंगी के टर्म में है। इसको आपको कैसे बनाना है तुरंत अभी बताए ही हैं। 6 CP लिखिए प्लस 1 CP लिखिए, बराबर लिखिए फिर से 6 SP। क्या ये आपका क्रय मूल्य हो गया? फिर से फॉर्मूला के हिसाब से ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया क्योंकि प्लस है, और ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या ही दिक्कत है सवाल बनाने में, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है ना। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा कितना क्रय मूल्य है, 6। डेटा देखिए यहाँ पर भी डेटा क्या है, ये CP ये CP, तो ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। इस पर सिर्फ ध्यान रखिएगा, डेटा जिसमें दिया हुआ है उसी पे होना चाहिए हमारा। ठीक है, इधर क्या है, हमारा विक्रय मूल्य किस में दिया हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें डेटा किससे मतलब है, CP 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 CP। इसीलिए क्योंकि ये एक CP है, नीचे फिर 6 CP है, तो ये CP CP आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डेटा हमेशा एक ही होना चाहिए। SP है तो SP ही रहना चाहिए, CP है तो CP रहना चाहिए, अर्थात कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, पता ही है आपको, 16.2/3% होता है, जो कि आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 CP बराबर 20 SP। इसको कुछ दिन में जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इतना चीज़ आप मन में तो कर ही सकते हैं। जैसे ही ये लाइन मन में आया आपके, ये लाइन जैसे ही आपके दिमाग में आ गया, तो इसके बाद क्या बचता है इस सवाल में, 5/20 1/4 होता है, 1/4 25% आंसर होता है। तुरंत आप बना सकते हैं, यही तो होगा 25%। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल बनाना है आपको एग्जाम में, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इस तरह के सवाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लगातार छूट प्रतिशत, ठीक है, ये क्या होता है, पहले आपको ऐसा सवाल दिखा देते हैं, पहले आपको सवाल ही दिखा देते हैं। देखिए इस तरह का जितना क्वेश्चन होगा ना, या फिर छोड़िए आपको मुजवानी बताते हैं, इस तरह का सवाल रहता है ना कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो फिर क्या होगा डेटा, ये जो सवाल रहते हैं उसी तरह का सवाल। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। अब देखिए लगातार छूट प्रतिशत समझते हैं ज़रा सा, ये क्या है। देखिए इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि बिहार पुलिस में जो डेटा आता है ना वो बहुत आसान आता है, तो फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं। फार्मूला तब ख़राब हो जाता है ना जब डेटा थोड़ा टफ दे दिया है। जैसे देखिए अगर आपको बोला जाए कि किसी आयत में 10% की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें, लंबाई में, फिर आपको बोले कि चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 10 जोड़ 10 कभी भी इसका आंसर 20% नहीं होता है। ठीक है, पहला बात तो ये समझ लीजिए। ठीक, तो इसको आप बनाएंगे कैसे, तो एक तो फार्मूला जो दिख रहा है इसको तो समझाएंगे ही, पहले आप समझ लीजिए इसको 100 के तरीका पे, क्योंकि ये फार्मूला तो 2 ही प्रतिशत पे काम करेगा जब आपका 2 ही चीज़ दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 बार बोल दे आपको, कि ऐसा भी तो हो सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाए, ये भी तो हो सकता है, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 100 के तरीका पे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका है इसका, आपकी 100 मान लीजिए इनिशियल वैल्यू, अर्थात प्रारंभिक बिंदु पे आप 100 मान लीजिए। 10% बढ़ाइए, जितना भी प्रतिशत बढ़ाइए, क्वेश्चन में जो भी दिया रहे, तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ाएंगे तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप यहाँ में देख लीजिए क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा 21% है, तो यही आंसर हो जाएगा, 21% का चेंज हो जाएगा। और एक डेटा देख लीजिए, मान लीजिए बोला आपको 20% बढ़ाने के लिए, तो आप 20% बढ़ा दिए पहला बार में, फिर बोला आपको कि भैया 10% घटा दो, इस बार बढ़ाने की जगह पे घटाने बोल दिया आपको, तो 10% घटा देंगे तो 12 घट जाएगा, तो 108 हो जाएगा। तो अब आप कितना प्रतिशत का वृद्धि है, तो 108 हो जाएगा। अगर 100 से कम हो जाएगा तो वहाँ पे कमी हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे काम करता है, आइए इस फार्मूला को समझते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, जैसे प्लस 10% बढ़ाने बोल रहा है,
फिर बोल रहा है प्लस 20% बढ़ाने। तो फॉर्मूला ये इस तरह से काम करता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये प्लस माइनस क्या है, जित बढ़ा हुआ रहेगा तो प्लस लिखेंगे, घटा हुआ रहेगा तो माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस और प्लस है तो प्लस ए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए प्लस ए प्लस बी, और प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस ए बी बटा 100 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, जब माइनस दिया रहेगा तब क्या होगा, जैसे एक दे दिया जाएगा प्लस 10%, दूसरा दे दिया जाए माइनस 30%, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस से, फिर यहाँ पे माइनस बी, अब प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस 10 फिर प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटा 100, ये शून्य शून्य कट जाएगा, 20 10 30 और यहाँ से 2, ये हो जाएगा 32%। इसमें आएंगे तो 10 माइनस 30 माइनस 10 गुना 30 बटा 100 कट गया, 30 में से 10 गया माइनस 20 और इधर से आएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 23%। ठीक है, इसी तरह से हमें सवालों को बनाना है, और जब 2 से अधिक दे देगा तब हम लोग 100 पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, ये एक डेटा हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 100 को अगर एक बार बढ़ाएंगे तो 10% बढ़ेगा, 2 बार बढ़ाएंगे तो 21% बढ़ेगा, 3 बार बढ़ा देंगे 10% करके 33.1% बढ़ेगा। ये स्टैंडर्ड डेटा है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो अच्छा बात है। 10% घटाएंगे, ठीक है, तो 10% घटेगा, लेकिन 2 बार 10% घटा देंगे लगातार तो फिर 19% घटता है। 3 बार अगर 10% घटा देंगे तो फिर यहाँ पे माइनस 27.1% घट जाएगा। ये डेटा अगर आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आइए सवाल देखते हैं अब। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट, ठीक है, लगातार छूट क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। प्रथम छूट जो है 10% है, तो द्वितीय छूट की दर क्या होगी। ठीक है, 800 रुपया इस पर अंकित मूल्य है, पहला छूट क्या है तो 10% है, तो 10% का मतलब है कि इसमें 80 रुपया घटाना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 720। तो अब आपको बोल रहा है दूसरा छूट कितना होगा, तो हमें नहीं पता है दूसरा छूट, लेकिन दूसरा छूट देने के बाद ये आ जा रहा है 612। ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 612 से 720 में 612 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 108 घटाना होगा। तो अब क्या करना है हमें, अब सिर्फ हमें यहाँ पे इतना देखना है कि 720 में कितना प्रतिशत घटाएंगे जो 612 आ जाएगा। वो भी सवाल हो सकता है, डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि 108 रुपया किस पे छूट है, तो 720 रुपया पे छूट है। किस पे छूट है, 720 रुपया पे। कटा दीजिए, 12 नमा 108, 12 6 के 72, 12 60, 3 तिया 9, 320। अब 3/20 कितना होता है, 15% होता है। डाउट है तो 100 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए, 20 पंचे 100, 5 तिया 15%। जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल्य 1 बट्टा क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, 20% छूट और 30% छूट की जगह पे एक ही छूट देना होगा, तो कितना छूट दे सकते हैं। तो कुछ मत कीजिए, जो फॉर्मूला बताए हुए थे आपको, छूट में माइनस होता है, -20 -30, ठीक है, और माइनस माइनस करेंगे, गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 20 गुना 30 बटा 100 यही हो जाएगा, -20 -30 -50, और उधर से आ जाएगा +6, तो बराबर हो जाएगा ये -44% आंसर। अगर एक ही बट्टा देना है तो 44% का अगर वो बट्टा दे देगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, 100 पे भी बना सकते थे, लेकिन 100 पे क्यों बनाइएगा जब ये फॉर्मूला ईजी। अगर क्वेश्चन में 2 ही डेटा रहेगा तो हम लोग 100 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो फॉर्मूला से बन जाएगा। 100 में 20% घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, फिर 80 में 30% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5। तो अब 100 से 56 चेक कर लीजिए कितना प्रतिशत का अंतर है, 44% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तो बिक्री में 20% की कमी हो जाए, तो कुल बिक्री पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए कुल बिक्री क्या होगा, जो भी उसका सामान बेचा जा रहा है और उसका बिक्री जो होगा उसी पे तो कुल बिक्री निर्भर करेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, 30% की वृद्धि तो +30, 20% की फिर बिक्री में कमी आ जाती है तो -20, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 गुना 20, इसको कटा दीजिए 0 0,
30 में से 10 20 जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस आया है तो 4%, तो 4% उसको लाभ होगा, बिक्री पर क्या होगा उसको 4% का लाभ होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इस सब क्वेश्चन को, थोड़ा देर जैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्ट समझिए। 30% की वृद्धि अर्थात प्लस 30, 20% का कमी, 30 में से 20 जाएगा तो प्लस 10। अब उधर फिर कर लीजिए, उधर वाला डेटा प्लस माइनस, बस इसी को आपको मन में रखना है। तो 30 गुना 20/100 तुरंत उधर से दिमाग में आना चाहिए, 6% उधर घटेगा, 10 में से 6 जाएगा 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, अर्थात 2 बार। तो अगर 50% बढ़ा दिया जा रहा है एक बार, तो हम लोग को यही बोल रहा है बस, पहला बार में 50%, फिर दूसरा बार में 50%, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस गुना प्लस बटा 100 हो जाएगा। बाकी उसमें कुछ भी दिया रहे, चाहे घन दिया हुआ रहे, उसके बाद वृत्त दिया हुआ रहे, स्क्वायर होगा। फॉर्मूला में बस क्या आता है उससे मतलब है हमें, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, और जब भी आयतन बोले तो क्यूब होगा, तब वहाँ पे 3 बार हो जाएगा। बस आपको लॉजिक इतना ही समझना है। बाकी वर्ग का पूछे, आयत का पूछे, कपार का पूछे, बिल्ली का क्षेत्रफल पूछे, कुछों का पूछे, कोई लेना देना नहीं है। मतलब किससे है कि उसके फॉर्मूला में क्या होता है, स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, बाकी फॉर्मूला क्या होता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 50 100, इधर से आ जाएगा 25, जो कि हो जाएगा टोटल 125%। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 125%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो कुछ नहीं बोल रहा है, 4% लंबाई में बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई में 20% बोल रहा है कम कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 गुना 4/100 ये कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 भी कट जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -16, यहाँ कितना हो जाएगा -16। कुछ क्वेश्चन गलत है क्या, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा हम बताते हैं आपको। ऐसा ये RS अग्रवाल से क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 4% ना होगा, ये 40% होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आंसर आ जाएगा। बहुत बार सवाल बनाए हुए रहते हैं तो रटा जाता है क्वेश्चन वगैरह। ये गलत डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन भी देख रहे हैं मैच नहीं कर रहा है, -16 के आसपास कोई आंसर ही नहीं है, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप 40% समझ के बनाइए। 40% बढ़ाएगा तो +40, फिर 20% कम करेगा तो -20, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 40 गुना 20/100। तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, 40 में से 20 जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यहाँ -4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 12% पॉजिटिव में, तो 12% इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन भी भेज दूँगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं रैकपीडिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।